See, in the previous lecture, we did about elevation in boiling point. Elevation हो, depression हो, ये सारी चीज़ें हमारे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट से रिलेटेड है। अगर हम सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, इसे बोलेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और इसको अगर हम ठंडा करें तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जाएगा, और कम होने को हम क्या नाम देते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर आप इन दोनों के फॉर्मूले देखें तो फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो बिल्कुल सेम है। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम, और वहाँ जो हमने पीछे पढ़ा था वो भी ऐसा ही है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम। तो बी का मतलब आप बॉइलिंग में डील कर रहे हो, अगर आपने एफ लगा दिया तो आप उसकी फ्रीजिंग पॉइंट से डील कर रहे हो। इसमें जैसे एक ये डेफिनेशन थी क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट हम फ्रीजिंग कांस्टेंट को कहते हैं, अब बिलियोस्कोपिक कांस्टेंट बॉइलिंग कांस्टेंट को कहते हैं। इस पर न्यूमेरिकल्स बहुत टफ नहीं बनते, दे आर इजी। अब आप देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने यहाँ लिखी हुई हैं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, और आप इसे नोट कर सकते हैं साथ के साथ। डिफाइन के बी और बॉइलिंग कांस्टेंट और एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो डिफाइन करने का तरीका क्या है कि हमने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला लिखने के बाद हमने लिखा इफ m इज 1 मोलैलिटी, यहाँ m का मतलब है मोलैलिटी, याद रखना, स्मॉल m स्टैंड्स फॉर मोलैलिटी, ठीक है। तो इफ m इज 1 डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी। अब इसको लिखना कैसे है, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू एलिवेशन कांस्टेंट व्हेन मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज 1। इसी तरह से क्वेश्चन आता है डिफाइन के एफ और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और फ्रीजिंग मोलल फ्रीजिंग कांस्टेंट, ऐसे भी बोल देते हैं। तो इसका भी आंसर वही है कि आपने फॉर्मूला लिखा, अगर m मोलैलिटी आपका 1 हो जाए तो ये इसके बराबर हो जाएगा, तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी इज 1। तो ये तो कोई भी डेफिनेशन को डिफाइन करने का तरीका है, दैट यू ऑलरेडी नो। फिजिक्स में हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कई चीज़ों, कई टर्म्स को। सो ये उसी वही तरीके पे इसको हमने डिफाइन किया हुआ है। तो न्यूमेरिकल वाइज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, मोटी सी बात है। अब देखिए ये एक न्यूमेरिकल है, आपको यहाँ पे दिख रहा है, आप जरा इस न्यूमेरिकल को ट्राई कीजिए, आपको मैं देता हूँ 2 मिनट, ट्राई कीजिए इस न्यूमेरिकल को। तो देखो बेटा मैं हिंट दे रहा हूँ इसको कैसे करना है, क्वेश्चन पढ़ के पहले गिवन लिखा जाएगा। 1 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, उसने खुद ही बोल दिया सोल्यूट, तो हमें वेट ऑफ सोल्यूट दे दिया है 1 ग्राम। डिसॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी आपको वो वेट ऑफ सॉल्वेंट भी दे दिया 50 ग्राम बेंजीन। लोअर्ड द फ्रीजिंग पॉइंट बाय दिस, यानी आपको डेल्टा दे दिया, डिफरेंस दे दिया उसने 0.40। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, लो जी आपको के एफ भी दे दिया, कांस्टेंट इज के एफ, कितना दिया है 5.12 किलो के जी, ये किलो मैं गलती से बोल गया, इट इज कैल्विन, इट इज कैल्विन के जी पर मोल, कैल्विन के जी पर मोल है। फाइंड द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, यानी आपने मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है। तो अब हमारा फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। अब मोलैरिटी को ओपन कर दो, के एफ इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन के जी। इसे और ओपन कर दो, के एफ इंटू ये नंबर ऑफ मोल्स को कर दोगे तो वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू डब्ल्यू ए डिवाइड बाय 1000 करोगे, क्योंकि आपको ये ग्राम में दिया हुआ है, ये ग्राम में है ना 50 ग्राम, तो डिवाइड बाय 1000 करोगे तो ऊपर 1000 आ जाएगा। अब ये हो गया केजी में, ठीक है। अब आपका नया फॉर्मूला बन गया डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ वेट ऑफ सोल्यूट मोलर मास ऑफ सोल्यूट 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। अब आपको देखो क्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है आपको क्या क्या दिया हुआ है, यू कैन सी, देखो यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, डेल्टा टी एफ, ये रहा आपका डेल्टा टी एफ 0.40, के एफ ये रहा आपका, डब्ल्यू बी डब्ल्यू ए दिया ही हुआ है, ये हमें निकालना था, इसे हाईलाइट कर देते हैं जो निकालना है।
इसे निकालना था। बस आप इसे सॉल्व कर लीजिए, वट एवर आंसर यू आर गेटिंग दैट इज़ योर आंसर। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये। तो अब आप देखो, आपको यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक नज़र आ रहा है। इस टॉपिक का नाम है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर तो नहीं, बट ऑस्मोसिस हमने अपने डेली लाइफ में बहुत देखा हुआ है। कैसे देखा हुआ है, ये हमने अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप एक रेजिन ले लो। रेजिन क्या होता है? कोई सूखा हुआ ग्रेप्स, सूखा हुआ ग्रेप, रेजिन्स ले लो। मान लो ये सूखा हुआ ग्रेप है, आप इसको पानी में डाल दो। रेजिन्स ले लो बहुत सारे, ये मैंने एक लिया, इसको आप पानी में डालो। पानी में डाल दोगे तो ये तो अभी ऐसे है सूखा सा। आफ्टर फ्यू आवर्स, आफ्टर फ्यू आवर्स आप देखोगे कि ये फूल गया, ये हो जाएगा ऐसे टर्जिड, पानी एब्जॉर्ब करेगा और ऐसे फूल जाएगा, टर्जिड हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। तो आई थिंक आप अभी कोई डेफिनेशन रिकॉल कर पा रहे होंगे अपनी छोटी क्लासेस में जो आपने पढ़ा हुआ है कि ऑस्मोसिस क्या होती है। तो ऑस्मोसिस होती है मूवमेंट ऑफ वाटर। जैसे ये केस 1 ले लेते हैं हम इसको, दिस इज केस 1। हमने एक सूखा रेजिन लिया, उसको पानी में डाला तो उसके अंदर पानी कम है, मतलब एक ऐसे सोल्यूशन में डाला जिसमें पानी ज़्यादा है। तो थोड़ी देर के बाद इसने पानी एब्जॉर्ब कर लिया और ये हो गया स्वेल, फुल गया। इस कंसेप्ट को ऑस्मोसिस कहते हैं। एक हम केस लेते हैं बी। हमने एक फुला हुआ रेजिन ले लिया पहले ही, है ना, और उसको हमने ये एक टर्जिड ये वाला रेजिन लिया, इसको हमने सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल दिया। कौन सा सॉल्यूशन? सॉल्ट सॉल्यूशन, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर कम है, सॉल्ट ज़्यादा है। तो जब हम इसमें डालेंगे तो आफ्टर फ्यू आवर्स, यहाँ पे भी क्या होगा, आफ्टर फ्यू आवर्स हम देखेंगे ये फिर से वैसे हो गया, फिर से ड्राई जैसा सिचुएशन में आ गया, श्रिंक कर गया, फिर से ये फिर से श्रिंक कर गया। इससे भी ऑस्मोसिस कहते हैं। पानी एब्जॉर्ब करना या वाटर को लॉस करना, इन दोनों चीज़ों को ऑस्मोसिस कहा जाता है। अब ये फिर डेफिनेशन क्या है ऑस्मोसिस की? तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन इस तरह से बनती है, मूवमेंट ऑफ वाटर या सॉल्वेंट, मूवमेंट ऑफ वाटर और सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हायर concentration to lower concentration through semi permeable membrane SPM। तो ये आती है हमारी डेफिनेशन किस चीज़ की? ऑस्मोसिस की ये डेफिनेशन है। सो देखो फिर से, व्हाट इज ऑस्मोसिस? मूवमेंट ऑफ वाटर या सॉल्वेंट from its higher concentration to lower concentration through semi permeable membrane। अब ये semi permeable membrane क्या है? कोई भी सेल हो उसकी जो आउटर लेयर होती है उसको हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कह देते हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से वाटर कैन मूव इन एंड आउट, वाटर कैन मूव इन एंड आउट। अब आप देखो इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो मैं बताता हूँ, ध्यान से समझना। क्या है एडिशनल चीज़ें? सी, देखिए, जब ये ड्राई रेजिन है, दिस इज़ योर ड्राई रेजिन, जब हमने इसको पानी में डाला तो कुछ घंटों के बाद ये स्वेल हो गया, यानी इसने पानी अब्जॉर्ब कर लिया, पानी अब्जॉर्ब करके फूल गया। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन जिसमें सेल पानी अब्जॉर्ब कर ले, तो उस सॉल्यूशन को हम नाम देंगे हाइपोटोनिक। और पानी अब्जॉर्ब हुआ है, इसके अंदर क्या है? पानी। तो इस प्रोसेस का एक और नाम है एंडो ऑस्मोसिस। इस चीज़ को याद रखना, एब्जॉर्ब हो जाए है, ये भी ऑस्मोसिस है, ये भी ऑस्मोसिस है, बट यहाँ पे एंडो मतलब पानी अंदर गया है, बाहर निकल जाए तो एक्सो ऑस्मोसिस। अब देखो ये है हमारा टर्जिड सेल। टर्जिड सेल को हमने ऐसे पानी में डाला जहाँ पे पानी कम है, सॉल्ट ज़्यादा है, तो ये वाटर लॉस कर देगा। तो जब ये वाटर लॉस कर देगा तो ये श्रिंक हो जाएगा। तो जो ये सोल्यूशन है जो श्रिंक करता है, इस तरह के सोल्यूशन को हम नाम देते हैं hypertonic solution, such a solution called hypertonic solution। एंड इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एक्सो
ऑस्मोसिस। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो कभी कभार पूछ ली जाती है, बट जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है वो है व्हाट इज ऑस्मोसिस। सो व्हाट इज ऑस्मोसिस? मूवमेंट ऑफ वाटर या सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन to its lower concentration through a semi permeable membrane। इसको हम नाम दे देते हैं ऑस्मोसिस। फिर क्वेश्चन होता है कि ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है? तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज अ मेम्ब्रेन थ्रू विच ओनली वाटर कैन मूव इन एंड आउट। एग्जांपल एनिमल ब्लैडर, जो पिग ब्लैडर होता है वो, पार्चमेंट मेम्ब्रेन, ये एग्जांपल्स हैं। केमिकली कैन बी प्रिपेयर्ड कॉल्ड सेलोफेन। तो मेरे पढ़ाने के बाद आप इसे बुक में पढ़िएगा और वहाँ से कुछ अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे तो आप नोट कर लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि व्हाट डू यू मीन बाय हाइपरटोनिक सोल्यूशन? वो सोल्यूशन जिसमें सॉल्ट ज़्यादा हो, सॉल्वेंट कम हो। देखो यहाँ पे मैंने लिखा ना सॉल्ट सोल्यूशन, मतलब सॉल्ट ज़्यादा सॉल्वेंट कम। ये वाला हाइपोटोनिक होता है जिसमें सॉल्ट कम वाटर ज़्यादा। यानी ये सोल्यूशन जिसमें हमने पहले इसको डाला वहाँ पानी ज़्यादा था, सॉल्ट कम था। तो ये वर्ड आपने याद रखने हैं, इसे नोट करके मुझे डन बोलो जल्दी। तो ऑस्मोसिस हमने पढ़ लिया, मूवमेंट ऑफ वाटर होता है। अब इसी में एक टॉपिक है रिलेटेड जिसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मैं एक हिंट देता हूँ ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। जब पानी किसी सेल के अंदर जाएगा या बाहर आएगा तो उसका कुछ प्रेशर होगा ना। तो बस ये माइंड में डाल लो कि जैसे हम ब्लड फ्लो करता है हमारे ब्लड वेसल्स में, तो ब्लड का प्रेशर होता है ना ब्लड वेसल के ऊपर। ऐसे ही जब पानी किसी सेल के अंदर जाएगा या सेल से बाहर आएगा तो कुछ प्रेशर होता है। उस प्रेशर को हम नियरली ऑस्मोटिक प्रेशर नाम देते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल हमारा पाई है। अब हम इसे समझते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो आप यहाँ पे एक डायग्राम देखिए जो मैंने बनाई हुई है। इस डायग्राम में मेरा जो मेन टॉपिक है ये है ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका सिंबल होता है पाई। तो पहले हम ये पढ़ते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या, फिर यहाँ पे जो फॉर्मूले वगैरह लिखे हैं फिर हम इनको देखेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो देखिए ध्यान से, ऑस्मोटिक प्रेशर में मैंने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर के दो हिस्से कर दिए। बीच में ये डॉटेड डॉटेड जो लाइन है ये है हमारी सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, और एक साइड में मैंने रख लिया है सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पे सॉल्ट होगा और पानी होगा, और एक साइड पे मैंने रखा सिर्फ पानी, सिर्फ सॉल्वेंट। अब आप खुद देखो कि कौन सी साइड सॉल्वेंट ज़्यादा है कौन सी साइड कम है। तो जहाँ पे सॉल्वेंट है यहाँ सॉल्वेंट ज़्यादा है, यहाँ सॉल्वेंट कम है। तो डेफिनेशन में हमने पढ़ा ऑस्मोसिस होता है मूवमेंट ऑफ वाटर। तो वाटर मूव हो रहा है, वाटर मूव हो रहा है। जैसे ही वाटर मूव होगा सोल्यूशन का पिस्टन ऊपर चला जाएगा। जैसे ही पिस्टन ऊपर जाए तो उसको प्रेस करके नीचे ले आओ। तो जो ये आपने प्रेशर लगाया है ना उसको नीचे लाने के लिए, ये प्रेशर हम नाप सकते हैं, क्योंकि वाटर का प्रेशर तो इधर से नापना मुश्किल है। वो जितना पिस्टन ऊपर गया उतना पिस्टन नीचे ले आओ, तो जो आपने वो प्रेशर लगाया वो मेजर हो जाएगा। सो दैट प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हमें वाटर को मूव कराना पड़ेगा। तो मूव कराने के लिए हमने एक ये सेटअप बनाया। इस सेटअप में हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाया, एक साइड में सॉल्वेंट और एक साइड में सॉल्यूशन। सॉल्वेंट का मतलब है सिर्फ पानी, सॉल्यूशन का मतलब है पानी और सॉल्ट। तो पानी सॉल्यूशन की तरफ जाएगा, पिस्टन ऊपर जाएगा, जितना ऊपर जाएगा उतना प्रेशर लगा के नीचे ले आओ। तो जो आपने प्रेशर लगाया इसे बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। साइड में देखो डेफिनेशन, इट इज द एक्स्ट्रा प्रेशर applied on solution side to prevent osmosis is called osmotic pressure। चलिए इसे नोट कीजिए। हाँ जी, मैं एक बार बताता हूँ, दोबारा सुनिए। ऑस्मोटिक प्रेशर की हमने डेफिनेशन पढ़ ली। अब इसका मैथमेटिकल वैल्यू क्या है या मैथमेटिकल रिलेशन क्या है। तो ये बोला जाता है, मतलब ऑब्जर्वेशन है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, चेंज हो जाएगा तो वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी। तो इस जब प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो गैस कांस्टेंट आएगा, जैसा हमने +1 में पढ़ा है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। यहाँ पे कंसंट्रेशन का मतलब है मोलैरिटी, और मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। तो ये चीज़ें हमें पता चल गई जी। सो ये फॉर्मूला वगैरह हमने नोट कर लिया। अब हम चलते हैं आगे। अब जब हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे एक मैं टॉपिक करवाता हूँ आगे चलने से पहले। उस टॉपिक को मैं नाम दूंगा
आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब देखो नाम से ही आप समझ जाओगे, आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है, आइसोटोनिक प्रेशर, वो द सॉल्यूशंस विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो डेफिनेशन बनती है सॉल्यूशंस विच have same osmotic pressure called isotonic। इसमें मैंने एक एग्जांपल लिखी है। देखो जो हमें इंजेक्शंस लगती हैं, जो जब भी हमें इंजेक्शन लगती है तो जो इंजेक्शन का लिक्विड होता है वो हमारे ब्लड में जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूँ, इंजेक्शन लिक्विड एंड हमारा ब्लड। तो जो हमारे ब्लड का कुछ ना कुछ प्रेशर होता होगा, इंजेक्शन लिक्विड का कुछ ना कुछ प्रेशर होता है। तो अगर ये प्रेशर मैच ना करे, या आप बोलोगे कि कंसंट्रेशन मैच ना करे, तो इंजेक्शन लगाने के बाद हमारी बॉडी की ऑस्मोसिस हो सकती है, हमारे सेल्स की, ब्लड सेल्स की। तो जब भी इंजेक्शन लगाया जाता है तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि जो इंजेक्शन का लिक्विड है और जो हमारा ब्लड का लिक्विड है, इनका प्रेशर आपस में मैच करना चाहिए। तो वो कितना कितना होना चाहिए लिक्विड का कंसंट्रेशन, 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सलाइन, 0.9% वेट बाय वॉल्यूम, मतलब जो भी इंजेक्शन बनेगा उसमें जो सोल्यूट डलेगा 0.9% वेट बाय वॉल्यूम ये इंजेक्शन होता है, ठीक है। या जो हमें ग्लूकोज बॉटल्स लगती हैं ये भी इसी कंसंट्रेशन पे होती हैं। जब ये कंसंट्रेशन रखी जाती है किसी लिक्विड की, तो इस कंसंट्रेशन में उस लिक्विड का प्रेशर और हमारे ब्लड का प्रेशर सेम हो जाता है और हमारी बॉडी को नुकसान नहीं होता। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पेपर में पूछ लेते हैं भाई कौन सा कंसंट्रेशन वाला लिक्विड हमारे ब्लड के साथ आइसोटोनिक होता है, तो 0.9% वेट बाय वॉल्यूम, जो भी सॉल्यूशन बनेगा वेट बाय वॉल्यूम। अब देखो यहाँ पे फिर से वही चीज़ रिपीट हो गई इन द फॉर्म ऑफ नोट। नोट 1, सेल को पानी में डालो, स्वेल हो गया, तो उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे हाइपोटोनिक और एंडोऑस्मोसिस। नोट नंबर 2, अगर सेल को हमने सॉल्यूशन में डाला वो श्रिंक हो गया तो उसे हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस भी बोलते हैं, श्रिंक होने को प्लाज्मोलिसिस कहते हैं, और एंडोऑस्मोसिस को डीप्लाज्मोलिसिस भी कहते हैं। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ये बायो वालों को ऑलरेडी नोन है, हमारे जो नॉन मेडिकल वाले हैं उनको बस ये टर्म याद रख लेनी है कि कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सेल श्रिंक हो जाए, प्लाज्मोलिसिस होता है और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है। और ये वाला मैंने पीछे बता दिया एंडोऑस्मोसिस का ये कंसेप्ट। तो इसे बेटा नोट कर लीजिए, नोट करके डन बोलिए। यस बेटा। अब जो ये डायग्राम देख रहे हो आप, इस डायग्राम में मैंने एक टॉपिक समझाना है, उस टॉपिक का नाम है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो समझिए क्या होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। So it's a very important definition. Name of the topic is reverse osmosis। अब ये रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होती है, देखो जरा ध्यान से देखो, ये इस साइड है हमारा सॉल्यूशन और इस साइड है सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट मतलब यहाँ पे सिर्फ पानी पानी है, सॉल्यूशन मतलब पानी सॉल्ट ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे पानी कम है। तो वाटर की मूवमेंट किधर की तरफ आएगी, टूवर्ड सॉल्वेंट आएगी। जैसी टूवर्ड सॉल्वेंट आएगी तो ये पिस्टन ऊपर को उठना शुरू हो जाएगा, बिकॉज पानी इधर को मूव हो रहा है, तो पिस्टन ऊपर को उठेगा। जैसे ही पिस्टन ऊपर को उठेगा आप प्रेशर लगाओ, और प्रेशर जिस लेवल पे है ना उससे भी नीचे ले आओ। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ। ये पिस्टन ऊपर उठा, तो जैसे ही पिस्टन ऊपर उठा तो आपने क्या करना है, पिस्टल जिस लेवल पे उस लेवल पे तो लाने लाना है, और उस लेवल से थोड़ा और नीचे ले आना है। मैं इसको डायग्राम को ऐसा बना देता हूँ कि इस लेवल से थोड़ा और नीचे ले आओ। आप जैसे इस लेवल से नीचे लाओगे तो जो आपने प्रेशर लगाया वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो गया। जो आपने प्रेशर लगाया यहाँ पे, जो आपने यहाँ पे प्रेशर लगाया, इट इज़ ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस केस में ये देखा गया है कि पानी यहाँ आने की बजाय ना वापस जाना शुरू हो जाता है वापस, तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। इसी कंसेप्ट को हम नाम देते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो जो हमारे नेवी शिप्स होती हैं, तो जब उनका पानी ख़त्म हो जाता है तो उनके पास मशीन्स होती हैं रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए। तो एक साइड वो सी का पानी डालते हैं और एक साइड दूसरा, और प्रेशर लगाते हैं, तो सी का जो सॉल्ट वाला पानी है वहीं रह जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाती है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस से वो अपना पानी वहाँ से बना के उसको पी लेते हैं, काम चला लेते हैं। ये बहुत अच्छा तो नहीं होता बट उनका काम चल जाता है। सो व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस? व्हेन द प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, हम इसको थोड़ा ठीक करते हैं। लो देखो मैंने क्या गड़बड़ की है, समझो। ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है, तो मेरी एरो होनी चाहिए थी इधर को, तो मैंने गलत बना दी।
सॉल्वेंट जहाँ पे ज़्यादा है तो पानी यहाँ पे जाएगा। तो प्रेशर जो आपने लगाया, ये पिस्टन जैसे ही ऊपर जाए तो आप प्रेशर ज़्यादा लगाओ, इस लेवल से भी ज़्यादा, यानी आपका जो प्रेशर लगाया है आपने, इट शुड बी ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसे ही आपने ग्रेटर लगाया तो ये जो पानी यहाँ पे आ रहा था, अब ये यहाँ ना आके वापस जाना शुरू हो जाएगा, यानी सॉल्वेंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। इस कंसेप्ट को हम नाम दे देते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। पहले मैंने जो बताया था डायरेक्शंस गलत लगा दी थी क्योंकि मेरे माइंड में यहाँ पे सॉल्यूशन चल रहा था, तो ये डायग्राम उल्टी है, ध्यान रखना। तो क्या डेफिनेशन क्या बनी? डेफिनेशन बनी व्हेन द प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड, व्हेन pressure applied on solution side is greater than osmotic pressure. When pressure applied on the solution side is greater than osmotic pressure, reverse osmosis occurs। ठीक है जी, तो इसे हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो इससे हम पानी को प्योर कर पाते हैं। तो ये मतलब बहुत ही इफेक्टिव मेथड नहीं है, बट ऐसा होता है। तो जो नेवी शिप्स होती हैं वो अपना काम इस तरह से चला सकती हैं। तो आप इसे अब याद कर लीजिए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगली क्लास में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। देखो आपका होमवर्क है कि जैसे मैंने ऑस्मोसिस पढ़ाया, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ाया, तो आपका होमवर्क है कि आप अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलिए, वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड आपको 2 न्यूमेरिकल मिलेंगे। उन न्यूमेरिकल्स को आप ट्राई कीजिए बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला ओनली। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके ऊपर पेपर में न्यूमेरिकल आता ही आता है। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल डू न्यूमेरिकल ऑन इट। तो एक बार हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस? When the pressure applied on the solution side is greater than osmotic pressure, then reverse of osmosis occur, called reverse osmosis। तो आप इसे अब याद कर लीजिए।